खुराक का हज़म ना होना और डिफरेंट तरह की बीमारियों का, डिफरेंट तरह की डिज़ीज़ का जो है वो शिकार हो जाना। और ख़ुराक अगर हज़म नहीं हो रही तो डेफ़िनेटली अगर आपको खुराक हज़म नहीं हो रही तो आप दोबारा खाओगे तो वो आपके लिए जो है जिसे कहते हैं और बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो आपकी सेहत के पैदा करेगा। तो इसी हवाले से हमारे साथ आज इस पर जो है मौजूद होंगे डॉक्टर मोहम्मद यूनुस मुनीर जो हैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर यूनुस, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर यूनुस, हम यहाँ पर बात कर रहे इश्यूज़ पर जिसमें जो होता है आजकल जो मेजर एक इशू लोगों के सामने आ रहा है वो है खुराक का हज़म ना होना। यानी कि आप जो है खाना खा रहे हो लेकिन वो हज़म नहीं हो रहा। हज़म ना होने की वजह से और बहुत सारी जो है आपको इश्यूज़ का सामना करना पड़ा है। तो सबसे पहले तो आप हमें ज़रा ये बताएं कि इस तरह का इशू जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसके क्या वजूहात हैं कि ये इशू इतना ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों में? जिस तरह दूसरी बीमारी है, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये इशू से ज्यादा सबसे बड़ी बीमारी सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी भी आदमी की खुराक को हजम ना होना। इसकी कई वजूहात हैं। इसकी पब्लिक हेल्थ के हवाले से देखा जाए तो इसकी प्रिवेंशन होती है। अगर हम लोग सबसे पहले अपनी फूड का प्रिवेंशन करें कि हमने फूड सिलेक्ट करनी है कि कौन सा फूड लेना है। आया कोई ऑफिस वर्कर है, कोई बंदा कोई घर में बैठा हुआ है, तो अब ये ट्रेंड बन चुका है कि हम लोगों ने खाना शाम का दोपहर का बाहर से खाना है। बिल्कुल। सबसे पहले तो हम लोगों को ये सिलेक्ट करना है कि हम लोगों ने खाना कौन सा खाना है। जो घर का खाना होगा वो हमारा और तरह का होता है, जो बाहर का खाना होता है वो हमारा और तरह का होता है। जो बाहर का खाना होगा उसमें जो लिपिड होती है, फैट होती है, वो ज्यादा होती है। फैट रिच डाइट की वजह से जो हमारा हाजमे का मसला है जिसको हम डाइजेशन कहते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर यूनुस, यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी कि आपने यहाँ पर बात की कि खाने की सिलेक्शन हमें करनी चाहिए। तो खाने की सिलेक्शन तो हम कर लें, लेकिन आपको पता है कि हमारे टेस्ट बड्स जो हैं वो आजकल इस तरह के हो चुके हैं कि हमें चटपटा खाना खाना है। हम ये नहीं देख रहे कि हमें जो है ब्लड प्रेशर इशू है, हमें डायबिटीज़ है। हमें जस्ट खाना खाना है, फिर टेस्ट लेना है खाने का, और प्रॉपर एक जिसे कहते हैं हमने मील भी प्रॉपर नहीं लेने। कभी हमने बहुत ज़्यादा खा लेना है, कभी हमें टाइम मिला तो हमने पूरा दिन ही नहीं खाना। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये आपका एक बहुत अच्छा ये टॉपिक है, ये इशू है ये वाला। जो लोग होते हैं जिनको ये मसला होता है कि हम लोग सारा दिन बिल्कुल खाली पेट रहे हैं और एक ही दम भर लें खाना, सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरह ये फूड अथॉरिटी है, जो भी हम फूड बाहर से खाते हैं वो फैट रिच डाइट होती है, तली हुई चीजें होती हैं, जिसका हमारा दिल करता है। फ्राइज होगी, अब बच्चे हम शौक से खाते हैं। आप इसको गौर करें कि बाहर की जो फ्राइज होती हैं और लोग टेस्ट बनाने के लिए, जायके बनाने के लिए, जिस तरह आपने कहा कि हमारे टेस्ट बड्स ही हमें तंग करते हैं, तो फिर हम इस फूड की तरफ जाते हैं। इसी जो तली हुई चीजों की वजह से जितनी बीमारियां होती हैं, उसमें सबसे बड़ी बीमारी जो आपका फैटी लीवर हो जाता है, जो आपका जिगर होता है उस पर चर्बी चढ़ जाती है। वो जो बाहर के खाने बनाते हैं उसमें प्रॉपर जो जानवरों की चर्बी होती है उससे ये लोग घी बना के उसको करते हैं। जो घी मिल्स हैं, ऑयल है, जो वो लोग ये यूज नहीं करते, वो जस्ट टेस्ट पे ही बना के और उसको जायके को बना के आया आदमी की आगे सेहत तबाह होती है जिस तरह। तो हम लोगों को ये केयर करनी चाहिए कि हम लोग तली हुई चीजें या जो बाहर की बनी हुई चीजें वो ना खाएं। और जिस तरह की अगर कोई चीज हम खाना चाहते हैं टेस्ट के हवाले से, जिस तरह आपने बताया है, तो वो उस तरह की चीज घर में उसको वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेके बना सकते हैं घर में अच्छे से। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर ने मैं पूछना चाहूँगी कि जिन लोगों को खुराक हज़म नहीं होती, फिर डेफिनेटली उनको मुझे नहीं लगता कि मज़ीद भूख लगती होगी कि वो आके खाना खाएं, तो कोई ऐसी होम रेमेडीज़ हैं या कोई ऐसी हमें डाइट प्लान ऐसा हमें शामिल कर लेना चाहिए अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में, या कोई ऐसी चीज़ हमें पूरा दिन में खा लेनी चाहिए जो कि अगर हम पूरा दिन कम खाना भी खा रहे हैं या ज़्यादा भी खा रहे हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो स्टेबल रख सके? मैं मैडम दोबारा ये बात करता हूँ कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है ना वो हर बंदे की सेम है। मैं आपको दोबारा ये बताता जाऊं, जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, हम उसको फूड को मॉडिफाई ना करें, हम लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। अब हमारे जितने भी ऑफिस वर्कर हैं उनका एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स उन्होंने कुर्सी पे बैठना है, चेयर पे बैठना है।
जिसका फिजिकल एक्सरसाइज जिस बंदे की नहीं है। अभी ये ट्रेंड आ चुका है फोन्स की वजह से, पहले लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते थे, स्पोर्ट्स करते थे, बाहर जाते थे, मोबिलिटी उनकी होती थी, तो उनका फूड इनटेक ज्यादा होता था। कभी आप किसी भी लेबर वाला बंदा, जो ये मेसन्स होते हैं, मिस्त्री होते हैं, मजदूर होते हैं, कभी आप देखेंगे उनका किसी डिजीज की वजह से, कोई कोमॉर्बिडिटी हो, कोई लीवर का इशू हो, कुछ हो, कोई क्रॉनिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से उनका पेट निकला होता है। नहीं तो आप देखेंगे जितने भी दूसरे हो एलीट क्लास के लोग होते हैं, उन सबको यही मसला है कि जी हमारा पेट निकला हुआ है। पेट निकलने का यही मतलब है कि जो आपकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, जो आपकी फूड की डाइजेशन है, वो प्रॉपर नहीं हो रही। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपका लाइफस्टाइल। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने बात की ओबेसिटी की, तो ये जो खुराक का हजम ना होना है, ये ओबेसिटी में कितना ज्यादा रोल प्ले करता है? मैडम, ओबेसिटी है ही यही कि हमने इम्प्रॉपर डाइट ले ली और वो डाइजेस्ट नहीं हुई, वो आपकी बॉडी में रह गई। उसकी वजह से एक तो वैसे ही होती है कि फैमिली हिस्ट्री हो जाए, वो एक अलग टॉपिक है। जब वो आपकी फूड की सिलेक्शन है, टाइप ऑफ फूड की सिलेक्शन है, तली हुई फूड है, एक वैसे बनी हुई है कि नाश्ता जो ब्रेकफास्ट है वो आपने अच्छा करना है, सेकंड मील जो है आपकी लंच वो उसके कम, और जो डिनर है वो उससे कम होना चाहिए। लेकिन हमारे पास ट्रेंड ही उल्टा है, हम लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, लंच को ज्यादा करते हैं और नाइट पे ज्यादा खा के, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट है, कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, उसने उतना गेन करना है और आदमी फूड की तरफ दौड़ेगा। फिर उसके बाद फिर हमारे पास आती है कि हमने फूड कौन सा सिलेक्ट करना है। लोग डिफरेंट तरह के चूरन वगैरह इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें इस तरह की चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा लाइफ में जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए या इनको अवॉइड करना चाहिए? देखिए जी, मैं आपकी ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, लोग चूरन यूज करते हैं, अचार करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मोबिलाइज करने के लिए कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जल्दी एम्प्टी हो, उसके लिए ये लोग ये चीजें इस तरह की होम रेमेडीज टोटके इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपने ये वाला काम करना है, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज इतना मैटर करती है, आपका लाइफस्टाइल। इवन एक बैंकर है, अगर वो बैंक में बैठा जॉब कर रहा है, तो वो 8 घंटे बैठा हुआ है, वो किस तरह उसकी मूवमेंट बेहतर हो सकती है? वो मोबिलिटी करे, कुछ टाइम सीट पे बैठे, कुछ टाइम मोबाइल रहे। ठीक हो गया, यानी अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो तब्दील करता रहे और डिफरेंट तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज रखे, ताकि उसकी बॉडी जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके। अच्छा, इसी हवाले से मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आमतौर पे जिनका खुराक हजम नहीं होती, उनको सर दर्द का मसला रहता है और इस हवाले से बहुत सारे मसले जो हैं वो उनको रहते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि वॉक होती है, वॉक को हम अपनी अगर डेली रूटीन में शामिल कर लें तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल प्ले करेगी? देखिए जी, जिसे आपने खुद बता दी है, वॉक है। लाइफस्टाइल में बीइंग मुस्लिम हमारी सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम लोग सुबह उठ के 5 वक्त की नमाज है, वो आपकी पूरी बॉडी को मोटिलिटी करती है, पूरी बॉडी की एक एक्सरसाइज होती है, हर जॉइंट की एक एक्सरसाइज होती है। फिर आ जाती है सेकंड पे, जिस तरह आपने बताया, वॉक है, एक्सरसाइज है, जॉगिंग है। आदमी पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। यंग लोगों के लिए और है, अब ये नहीं है कि एक ओल्ड है और उसको कोई कोमॉर्बिडिटी चल रही है, हम उसको देखते हुए ये कह दें कि आया वो जॉगिंग स्टार्ट कर दे, वो जॉगिंग स्टार्ट नहीं कर सकता। डेफिनेटली ऐसे ही है, यानी कि हम जो है मतलब एज ग्रुप्स वेरी करते हैं और एज ग्रुप के मुताबिक जो है हमने इस इशू को भी टेकर करना है और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी देखना है ना। Exactly. ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि हम जो हैं अपनी, जैसे आपने बार बार बात की कि हमें अपने डाइट प्लान्स को देखना चाहिए, हमें खुराक की सिलेक्शन जो है वो सोच समझ के करनी चाहिए, तो खुराक की सिलेक्शन में जो एज ग्रुप हैं वो कितना मैटर करते हैं कि हमें अपनी एज ग्रुप को देखना चाहिए खुराक की सिलेक्शन में? जी बिल्कुल, जैसे आपने बता दिया एज ग्रुप, और इससे सबसे बड़ी चीज ये है कि आदमी का पर्सनल लाइफस्टाइल उसका क्या है। अब 2 तरह के लोग होते हैं, एक वैसे ही जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि उनका एक ऑफिस वर्कर है, एक लेबर का बंदा जो बाहर सारा दिन मूव कर रहा है, उसकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट, और एक जो रूम में बैठा है उसकी रिक्वायरमेंट, और एक जो वैसे बैठा है उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। उसके अंदर बंदे को ये पर्सन टू पर्सन कहता है कि जी मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा होता क्योंकि उसका ऑलरेडी इनटेक को काफी ले चुका होता है और उसकी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती, उसकी वो कैलोरीज बर्न नहीं होती। हम जो एक्सरसाइज करते हैं, जो वॉक करते हैं, जो जॉगिंग करते हैं, वो हम अपनी कैलोरीज बर्न करते हैं। और जहां तक ये आपने बताई कि एक्सरसाइज को एज ग्रुप के वाले से, इस एज ग्रुप के वाले से पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। ऐसा नहीं, अब तो ये हो रहा है
कि हमारी यंग एज के लोगों को इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो रही है, और उसकी सबसे बड़ी वजह, जिस तरह आपका ये आपने प्रोग्राम किया है, सबसे बड़ी वजह उसकी यही है, आपका फूड और आपका लाइफस्टाइल। आप कोई बाजार की चीजें खाते हैं, कोई फैट की चीजें खाते हैं, वो आपकी दिल की जो शरियानें होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से यंग एज के लोगों को इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो जाता है। जो फूड की सिलेक्शन है वो बाजार की कोई चीज ना हो और ऑयल मेड हो अभी तक, और सबसे बुरा हाल ये है अभी तक ये जो बाहर के जो रेडी पे लोग फिर रहे होते हैं, सबसे बड़ी बर्बादी ये है कि अभी कोई बंदा उनको चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है। कहीं आप गली में चले जाएं, कोई भी तली हुई चीज, फ्राइज होगी, कुछ भी होगी, वो खुलेआम लगा के फिर रहा है, हर बंदा चीख रहा है, ये हर बंदा चीख रहा है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। पकोड़े अभी आप लेना चाहें, पकोड़े आपको गली के कोने से मिल जाएंगे। जब आप उसकी हाइजीन देखेंगे, उस पर्सनल उसका देखेंगे कि भाई आया तुम्हारा भी मेडिकल हुआ है, कहीं तुम यरकान के मरीज तो नहीं हो, कहीं तुम जॉन्डिस के मरीज तो नहीं हो, कहीं तुम्हें कोई मसला तो नहीं है, वो उसी हाथों से साफ कर रहा होता है। और हम अपने वही टेस्ट को देखते हुए जब हम वो बीमारी घर में लेके आते हैं तो वो तली हुई ऑयल हमारे पेट से निकलता ही नहीं है। इसका एक टाइम होता है, जो सॉलिड होती है, कोई भी शय हम सॉलिड खाते हैं, आया वो सैलेड है, आया वो गोश्त है, उसका जो बॉडी से निकलने का टाइम होता है वो 6 आवर्स का होता है। और कोई भी सेमी सॉलिड है, जैसे कोई सैलेड है, कोई भी सेमी सॉलिड सी चीज हम इनटेक करते हैं, उसका 4 आवर्स है। और कोई भी लिक्विड होता है तो उसका जो बॉडी से निकलने का टाइम होता है वो 2 आवर्स होता है। बॉडी से मतलब कि अगर अभी आपने पानी पी है और वो आपके स्टमक में गया तो वो 2 आवर्स के बाद स्टमक से निकल के आगे जाएगा। इसको देखना, अगर किसी का ये स्लो हो रहा है तो वो उसको मुहतात होने की जरूरत है। आया उसकी लाइफस्टाइल में क्या इशू है, आया उसका जो डाइट की सिलेक्शन है उसमें क्या इशू है। और अगर किसी का यही सारा प्रोसेस फास्ट है तो उस हवाले से हमारी हेल्थ पे क्या इश्यूज आते हैं? जी, उसके लिए कि एक होती है हमारी थायराइड्स की, उसको अगर देखा जाए इसके अंदर थायराइड्स भी होती है और एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज भी होती है। हम थायराइड फैक्टर्स को देख सकते हैं, उसमें मोस्टली स्वेटिंग होती है, और वैसे ही कोई बंदा जो ज्यादा ओवर थिंक करता है, उसको जीएटी की वजह से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की वजह से ही उसको ये डिजीज हो जाती है, वो थोड़ा पैनिक हो जाता है, तो उसका ये इनटेक, कुछ लोग ऐसे होते हैं उसको कुछ टाइम वो नॉर्मल स्टूल करते हैं और कुछ टाइम उनको डायरिया हो जाता है। तो इस तरह के लोगों को अलग उनको देखने की बात होती है। ठीक हो गया जी। और आमतौर पे हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोगों का जो होता है खाना हजम नहीं हो रहा होता, वॉमिट्स बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं कुछ भी खाएं, तो इसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज जो होते हैं वो कितना जो होते हैं रोल प्ले करते हैं खाने का हजम ना होने में? मैडम, ये है ही इसका इन्वायरमेंटल इशू। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, मैं पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताऊं, मैंने जिस तरह आपको हाईलाइट किया है, आप किसी भी जगह से चले जाएं, कोई भी, हमारे मैरिज हॉल है, कभी आप शादी हॉल का खाना खा लें, आप कभी उसके किचन में जाएं, हम जितनी मर्जी अवेयरनेस दे दें, कभी आप उसके किचन में जाएं, यही एक ट्रेंड चल रहा है कि हमने सैलेड बनाना है। और कभी आप देखें ये मैरिज हॉल वाले कितने बजे ये स्टार्ट करते हैं सैलेड बनाना, प्रोग्राम होता है उनका 4 बजे, नेक्स्ट वो अगले दिन सुबह से स्टार्ट होते हैं, और जिन बर्तनों में बना रहे होते हैं और जो लोग ये कर रहे होते हैं, इवन वो पाँव से चीजें वॉश कर रहे होते हैं। हमारी रेडियां हैं, हमारे कॉर्नर हैं, बर्गर हैं, आप ये देख लें कि लोग रात को या दोपहर को कितना अब ये ट्रेंड बढ़ गया कि हम बाहर से खाना खाएं। इसको अगर हम लोग सोचते हैं कि आया फीमेल्स जो हैं, जो पहले हमारे मुल्क का ट्रेंड है कि घर का खाना बनाती है, नहीं, वो वर्किंग वुमेन्स है और हम उनको छोड़ के वो बाहर छोड़ देती है और कहती है नहीं बाहर का खाना खाते हैं। सबसे बड़ी डिजीज मैं एज ए डॉक्टर ये समझता हूं कि अगर सारी बीमारियां देखा जाए वो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टमक से और डाइट से स्टार्ट होती हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी, कोविड गुजरा है, मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे। एक पेशेंट मैंने 98 ईयर्स का मैंने ट्रीट किया, जब उसकी इन्वेस्टिगेशंस कराई उसका कोविड पॉजिटिव था। जब उसको कराई, ना उसको डायबिटीज है, ना उसको यूरिक एसिड है, ना उसको कुछ है, तो मैंने उससे पूछा कि आपकी सेहत का राज क्या है। उसने कहा कि मेरी सेहत का राज डाइट है। तो मैंने कहा कि कभी आप, उसने कहा जी मैंने कभी ये जिंदगी भर नहीं खाया, कोई शय मैंने ये नहीं खाई। 98 ईयर्स हमारे मुल्क में रह के बहुत बड़ी एज है। इसके अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर वाकई बहुत बड़ा ये असर है, इनका इन्वायरमेंटल फैक्टर का बहुत बड़ा इशू। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर यूनुस, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया। और इसी के साथ साथ नाजरीन, आज हमने ये भी जाना कि